तो स्टूडेंट्स देखिए यार भी जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी हाफ पे हमारा ये सेकंड लेक्चर रहेगा ओनली न्यूमेरिकल पर्पस के बेस पे। देखिए बेटा जैसे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था चार्ज एंड उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमने अच्छे 10 क्वेश्चंस करके चले थे, जिसमें 4-5 बेसिक स्कूल लेवल से लेके स्कूल का सीबीएसई हरियाणा बोर्ड लेवल को उसमें इजिली क्लियर था। एज वेल बेटा उसमें हमने देखा था आपका जेईई मेन लेवल तक के क्वेश्चन देख के चले थे। तो आज भी हमारा कुछ वही पैटर्न रहेगा, जेईई मेन लेवल से थोड़ा अबव भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो अलग से आपके लेक्चर शूट होंगे, अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराई जाएंगे। जैसे हमारे पास आज का जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन पे लेक्चर रहेगा उसमें 2 आर्टिकल्स को कवर करवाने की कोशिश की जाएगी, बट इसी के ऊपर एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, इसके ऊपर 1 या 2 लेक्चर्स और बनेंगे आपके न्यूमेरिकल्स पे। आज हमने मेन आर्टिकल पढ़ना है जिसका नाम था कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। आज उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, पहले बेसिक देखते हैं, थोड़ा फिर लेवल अपग्रेड करेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ही उसने पहले क्वेश्चन में क्या कहा, What is the force between two small spheres of charges this and this are placed at 40 centimeter in air? इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ लंबा चौड़ा तीर नहीं मारना है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। ध्यान दो, आपको Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, बट R में ध्यान देना बोल रखा है 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 40 इंटू 10⁻²मीटर। हो गया नहीं हो गया? फॉर्मूला फोर्स का आपको याद ही होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे जो एक K होता था K की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹, तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो। चलो लिख के दिखाई देते हैं, वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁷, 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय सेपरेशन 40 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करके जो आएगा वो आपका न्यूटन आ जाएगा, कंफर्म। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था बेटा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो भी बच्चे बेटा हमारे पास हैं एट प्रेजेंट, कोशिश करो वो हर एक क्वेश्चंस की सभी बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगा कि आप सभी बच्चे ये जो क्वेश्चंस लिखे इन क्वेश्चंस को उतार के इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होगा आप नोटबुक में लिखिए और उसकी जो पीडीएफ बना के वो आपके पास ग्रुप में सेंड कीजिए या कमेंट्स पे लिख दीजिए, कमेंट्स में सेंड कर दीजिएगा, जिससे बेटा हमारे पास ये पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे साथ रेगुलरली मेहनत करने का दम रखते हैं। अब ये देखना कितने दम रखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहा, द कोलम्बिक फोर्स ऑफ, देखो सेकंड क्वेश्चन, द कोलम्बिक फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज दिस। मतलब एक चार्ज स्फीयर था जिसपे चार्ज इतना है, दूसरा स्फीयर है जिसपे चार्ज इतना है, इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फोर्स दे रखा है, Q1 Q2 दे रखा है। पहला सिंपल सी बात है, क्या पूछ लिया R, क्या पूछ लिया R देखना है, ठीक है। देखें सो पहले पार्ट में उसने क्या कहा, देख बेटा Q1 कितना था 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब जानते हैं ना बेटा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है बेटा -0.8 माइक्रोकूलम, मतलब कितना हो गया यार -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बेटा, आपको पूछा है R बताना है और जब इनके बीच में फोर्स जो लग रहा था वो कितना लग रहा था 0.2 न्यूटन। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको पता है K का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो आप यहां से R निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर लेना K Q1 Q2 बाय F, रख लोगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मीटर में आएगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज लेके जा रहा हूं। अगला पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से समझना, फोर्स ऑफ द कोलम्बिक फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ चार्ज ड्यू टू अनदर स्फीयर। यार भी एक स्फीयर पे दूसरे स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। पहले वाले पे दूसरे की वजह से कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो दूसरे वाले की वजह से पहले भी कितना लगेगा 0.2 न्यूटन। क्यों यार, याद है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा बी पार्ट का बेटा आपके पास 0.2 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बेटा जितना ए बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा, इस वजह से नेट कितना रहता है 0, तो दैट्स वाई। तो जितना पहले ने दूसरे पे उतना ही दूसरे ने पहले पे, तो आंसर कितना आ गया 0.2 न्यूटन। ये तो दिया ही था, बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, चेक द रेशियो ऑफ दिस इज डायमेंशनलेस एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। पहले तो हमें देखना है भी क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं, और अगर है तो आपको ये देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। देखिए उसमें पता है बेटा उसका कहने का मतलब क्या, देखो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसने क्या कहा बेटा, क्या है Ke² बाय G मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये क्या है। अब एक बात बताओ, अगर आपको पता प्रोटॉन पे चार्ज ये होता था, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ये होता है, बस प्लस माइनस है। मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो कुलम्बिक फोर्स अगर उनको आर सेपरेशन पे रखते तो क्या होता, के ई इंटू ई, मतलब के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल की बात करूं, देखिए ऐसे देखते हैं, मैंने कहा अगर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिस प्रोटॉन का मास कितना एमपी, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है एमई, बिल्कुल समझा रहा हूं, बिल्कुल प्यार से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट्स पूछ सकते हैं। तो आपको पता है इनके बीच में जो कुलम्बिक फोर्स लगता है वो कहता है के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी चार्ज ई है, इस पे भी चार्ज ई है, हाँ ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो कहता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो तो देख रहे हैं, हाँ ना। तो एक काम करें, अगर इस टर्म को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस टर्म को भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा नहीं। ऊपर देखो ये क्या बन गया, कुलम्बिक फोर्स, नीचे क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स। तो फोर्स की फोर्स यूनिट क्या थी, न्यूटन से, न्यूटन कैंसिल, तो इट इज अ यूनिटलेस। और अगर आपको पता है यूनिटलेस है तो इट इज अ डायमेंशन लेस। ये यहां तक समझ में आया नहीं है बेटा, पक्का कंफर्म। देखिए आफ्टर डेट बेटा हमें क्या देखनी है, इसकी वैल्यू, पहले इसको रब करते हैं, यहां तक उतार लीजिए, फिर देखते हैं हमारा इसके आगे क्या वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा भी कुलम्बिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, दे आर फोर्स, तो इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन, न्यूटन, तो इट इज अ यूनिट लेस। और क्या कहता है, डिमेंशन लेस। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी। बेटा देखिए स्टैंडर्डाइज जो आपके पास वैल्यूज आपको सभी को पता ही है भी, हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बढ़िया याद है। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन क्या था यार, याद है सभी को, मास ऑफ प्रोटॉन फटाफट बताओ, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, याद है नहीं है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है किसी को, वो कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, कंफर्म। और क्या रह गया, के क्या था कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अब तो रट्टा लग गया होगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9, कंफर्म। तो अब क्या रहेगा, इसकी जस्ट वैल्यू पुट ली तो करनी थी। तो एक बात बताइए बेटा, आपको पता है कुलम्बिक फोर्स वो कितना था, के ई स्क्वायर, और ये कितना था, जे एम, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको याद हो बेटा यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता था, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जिसकी यूनिट आती थी, याद है फॉर्मूला, याद है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी बताओ वहां से, F का क्या था, न्यूटन, नीचे वाला आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, इधर क्या पड़ा था, मास m1 m2 मतलब किलो किलो, वो नीचे गया, किलो की पावर स्क्वायर नीचे में, ऊपर जाके किलो की पावर 2 माइनस में, तो क्या कहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये आपकी यूनिट होती थी, ठीक है। वैल्यू पुट करें, देखो क्या आ गया, 9 इंटू 10 पावर 9, ई कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, डिवाइड बाय व्हाट, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27, हाँ है ना बेटा। अगला लास्ट इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, हाँ है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना, कैलकुलेशन बच्चे सोचते रहे इतनी गंदी कैलकुलेशन आ गई, करे कैसे, करनी जरूरी है। इस वाले क्वेश्चनों को कैसे करो बेटा, पहले पावर्स को एक साइड ले जाओ, बाकी को एक साइड ले जाओ। देखो बिल्कुल सिंपल वे में पूरा सोल्व करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कितना देखो, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसको अलग लिखा, जो वैल्यूज है 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1, यहां तक कंफर्म, वैल्यूज आ गई मोटी मोटी। अब आती है पावर वालों की बारी, 10 की पावर 9 -19 की पावर 2, 10 की पावर -38, नीचे देखो 10 की पावर -11, इधर -27 -31, ये आ गया। अब ये थोड़ी है हर एक को वैसे ऊपर जाके सम करो, एक तो तरीका वो भी है, बट कोशिश करो कम से कम काटते जाओ यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना है। अब एक बात खुद सोचो बेटा, कुछ बचा तो नहीं, 38 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ -31 काटा, यहां काटा, कितना बचा, 10 की पावर -7 बचा, -7 से इसको काटा, 10 की पावर -20 बचा। बच्चा या नहीं बच्चा, बच गया, चल बढ़िया। अब देख -11 कितना, -11 -20 कितना हो गया, -31, वैसे देखा जाए 27 और 38 होते, वो काट देते, सीधी सी बात थी। चलो 20, 29 चला गया ऊपर, 31 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, 10 की पावर 9, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -31, यही है ना।
-31 बेस सेम पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस का हो गया तो इनटू ये बड़ा है पंगा देख एक डेसिमल उड़ा यहां से 2 डेसिमल उड़े यहां के 2 बचे ऊपर कितना गया 100 आ गया देख कितना बचा 9 इंटू 16 गुना 667 गुना 16 2 उठेंगे ना यहां से तो एक और ऊपर जाएगी 167 गुना 91 ये चीज आ जाएगी। अब आप इसको सोल्व कर लो सोल्व करना है एक बार बता ये ऑलमोस्ट 1000 भी था मल्टीप्लाई ये गया ऑलमोस्ट 10 पे 1 0 से 1 0 उठी ठीक है 9 5 54 7 63 16 85 से 24 इसको उड़ा 10 गया 1 0 से 0 बचा खत्म आइडियली ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। वैसे तो आगे 10 की पावर कितना यहां से 40 एंड और कुछ कैंसिल हो रहा है तो लेंगे यार 40 16 160 बटे जिश कितना बचा 160 बटे दिस मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर 40 16 बटे दिस तकरीबन ये तो स्टैंडर्डाइज ये होता है 10 की पावर कितना लिख दिया गया 39 तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका ऑर्डर आ जाता है वो कितना होता है 10 की पावर 39 ठीक है बेटा। इसके बारे में ना कुछ स्टैंडर्डाइज रिजल्ट रहते हैं ठीक है कि प्रोटॉन प्रोटॉन का इनका रेशियो क्या होता है वो कोई टेंशन ना लो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा वहां कॉन्सेप्ट के बेस पे करवा दूंगा बट ये न्यूमेरिकल समझ में आया जस्ट आपको वैल्यू करके सोल्व करना है थोड़ा सा गंदा आर्टिकल है ठीक है बेटा। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को पहले रब करते हैं देन देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा और तीसरा हम देख चुके हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसको समझने की वैल्यू रटनाफिकेशन थोड़ा समझने वाला है। देखिए बेटा उसने क्या कहा टू स्फीयर्स ए एंड बी आर इक्वली चार्ज एंड आइडेंटिकल इन साइज दोनों का साइज सेम है चार्ज भी सेम है ठीक है। और थर्ड स्फीयर ऑफ चार्ज सी ऑफ सेम साइज तो सेम है बट अनचार्ज मतलब उस पर चार्ज कितना है 0। उसने कहा इन कॉन्टेक्ट भी दे मतलब उसे पहले ए से टच किया आफ्टर डेट बेटा किससे टच किया उसे बी से टच किया एंड फाइनली रिमूव्ड देन व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है उसने कहा बेटा 2 स्फीयर से ध्यान से समझना 2 स्फीयर थे ए एंड बी ठीक है बेटा ए पे इनिशियली चार्ज कितना था क्या दूसरे में भी कितना था क्या कोई एक अनदर स्फीयर आया जो कौन सा था सी उसने क्या कहा बेटा पहले इस सी को ए से कनेक्ट कर दिया जब ए से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता बेटा दोनों पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा साइज सेम है तो इसलिए इक्वल अमाउंट में जाएगा बट अगर साइज अलग अलग होता तो ये कब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या रहता है सेम ना हो जाए ठीक है बेटा इसके बारे में भी करवा के चलूंगा बता दूंगा कैसे होता है ठीक है। तो एक बात तो इस पे चार्ज क्या था जब इससे कनेक्ट हो गया तो इस पे भी कितना बचा क्या 2 इसमें भी कितना बचा क्या 2 पहले जब फोर्स था बेटा ए एंड बी में इनिशियली ध्यान से समझना अपना सीधा तरीका वो पहले वाला मेथड याद है ना दोनों में देख 1 1 था तो कितना हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 into 1 जिसको इन्होंने एफ बोल दिया ठीक है। बाद में उसने क्या कहा इस पे कितना हो गया क्या 2 अब उसने कहा इसको इससे हटा दिया इस पे लेके आ गया अब ये पी पे चला गया हाँ ना यार अब दोनों में मिला के कितना चार्ज हो गया देख क्या प्लस क्या 2 और ये दोनों ने आधा बांट लिया तो इसलिए हाफ से डिवाइड कर दिया तो 3 क्या 2 कितना हो जाएगा 3 क्या 4 तो इसके ऊपर जो न्यू चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 क्या 4 इस पे भी न्यू चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 क्या 4 ये समझ में नहीं आया भी पहले यार उसने क्या कहा ए पे चार्ज क्या होता बी पे भी चार्ज क्या होता उसने क्या करा सी वाला एक अनचार्ज पार्टिकल था उसे पहले ए से टच किया फिर उससे हटाके बी से टच किया ठीक है एंड देन दोनों से रिमूव कर दिया तो उसने कहा ऐसा अब बताओ ए और बी में कितना फोर्स लगेगा। अब खुद सोचो बेटा आपको बताया हुआ है ना जब इन दोनों आपस में जोड़ देंगे तो दोनों सेम साइज है तो बराबर बराबर चार्ज गया क्या था दोनों ने आधा ले लिया क्या 2 अब इस पे क्या 2 था उस पे कितना था क्या तो दोनों ने जोड़े कितना हो गया 3 क्या 2 और आधा ले लिया कितना हो गया 3 क्या 4 तो भाई खुद सोचो तो जो हमारे पास ए है ए का न्यू चार्ज कितना हो गया क्या डैश बी का न्यू चार्ज कितना हो गया क्या बी डैश
तो याद है ना, तो न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, देख ए का फैक्टर कितना हो गया 1/2 टाइम्स, बी का फैक्टर कितना हो गया यार आपके पास 3 क्या होगा 4 टाइम्स, तो मतलब कितना हो गया 3/10। मुश्किल है सामने, तो इसका जो न्यू फोर्स होगा बिकम 3/8 टाइम्स हो जाएगा। ए और सी में आप खुद निकाल लोगे 1/2 3/4 करोगे, ऐसे ही ए एंड सॉरी बी एंड सी में भी आप खुद निकालोगे 3/4 एंड 3/4 टाइम्स, वो कितना है और कितना नहीं, अगर उनकी सेम सेपरेशन होती है। अगला क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, उसने क्या कहा, हाउ फार 2 प्रोटॉन्स बी इफ बी सेपरेटेड, इफ यहां का बी सेपरेटेड, बी को कितनी दूरी पर रखा जाए, बी कोलम्बिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा, ये आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके पास बेटा ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, तो ये इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यार आज अब जैसे कि अभी हम देख के आए हैं, अभी कूलम्स लॉ के ऊपर हमने बेसिकली भी 5 या 6 क्वेश्चन ही देखे, 5 क्वेश्चन, और थोड़े बहुत पहले देखे थे, याद है ना, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी एक चार्ज को डबल कर दे, दूसरे को ट्रिपल कर दे, सेपरेशन को कम ज्यादा कर दे, भी Q1 में चेंज किया, Q2 में चेंज किया, R में चेंज किया, तो फोर्स में क्या चेंज होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। उसको घुमा फिरा के थोड़ा बहुत और चेंज किया जा सकता है, बट वो आप खुद देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आपको एक मेन पहले कॉन्सेप्ट करवाता हूं, देन इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, वो जो मेन रहेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि अभी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था यार। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, भी एक बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, एक बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। कौन सा सम था, वेक्टर सम, है ना बेटा। अब बेसिकली पहले मैं बात करता हूं वेक्टर सम की, 2 मिनट या 3 मिनट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम इसको डील करेंगे। देखिए बेटा, जैसे आपको याद हो +1 में आप पढ़ के आ चुके हो, भी अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, यहां पे कोई एक वेक्टर बी है, यहां तक कंफर्म है बेटा, लाइक इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो याद हो बेटा, आपको करवाया है भी अगर आप इन दो की मदद से एक पैरेललोग्राम बना लेते थे, तो जो इसका ये डायगोनल जाता था, ये डायगोनल ही क्या कहलाता था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जब आप एक क्या निकालते थे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला याद ही होगा बेटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये होता था नहीं होता था फॉर्मूला, क्या था यार, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। बिल्कुल बेसिक सा था। एक चीज और आपको पता बेटा, जब आप यहां पे इसको एक ब्रेक कर लेते थे, आप कहते बेटा अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला भी आपका क्या है, एक तरह से बी वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना था, थीटा। तो बी ने इस लाइन के साथ एंगल कितना बनाता था बेटा, याद है सभी को, बी कोस थीटा। और ये वाला कितना होता था बेटा, बी साइन थीटा। याद है नहीं है। वैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी कितना हो गया बेटा, ए। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, देखो ए ये रहा, बी कोस थीटा ये रहा, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, ए + बी कोस थीटा, है ना। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भी जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए, लेट इट मेक्स एन एंगल अल्फा। याद है नहीं है, तो आपको करवाया होगा बेटा मैंने भी, जैसे टेंजेंट अल्फा निकालते थे हमेशा इस सिचुएशन में, ताकि वो क्या निकाल सके, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आता था बेटा, बी साइन थीटा बाय ए + बी कोस थीटा। तो यहां से अल्फा निकल के आ जाता था, वो याद है ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ सारा का सारा, कंफर्म वो वैल्यू रख लेते थे। जैसे अगर 1 आ गया तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये आपको बेसिकली आता है, ये मैं मान के चलूंगा। यहां तक कंफर्म हो गया नहीं हो गया बेटा। एक बात और ध्यान देके चलनी है, यहाँ पे हम जो एंगल लेके चलते हैं अल्फा, क्या लेके चलते हैं, अल्फा, जिस वेक्टर के साथ लेके चलना, ध्यान देना, जिस वेक्टर के साथ आपको अल्फा लेके चलना है, ठीक है, उससे दूसरा वेक्टर, उससे अपोजिट जो वेक्टर होगा उसका साइन कंपोनेंट आता है, प्लस बाय में वही वेक्टर जिससे एंगल अल्फा देख रहे हैं, प्लस दूसरे वाले का कोस थीटा वाला कंपोनेंट यूज में होगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्रैमिंग भी करनी जरूरी होती है कुछ आर्टिकल्स में, बट मैंने आपको प्रूफ बता दिया ये कहां से आता था +1 में। अब यहां पे ध्यान देना, बच्चों को माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है, यार भी मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ, अभी जरूरी थोड़ी भी ऐसे ही हो, सपोज करो आपको कुछ एक वेक्टर ऐसे दे दिया, एक वेक्टर ऐसे दे दिया, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, कुछ यहां जा रहा हो, इट मे बी पॉसिबल, है ना बेटा। अगर कोई दो वेक्टर्स अलग अलग हो तब कैसे निकालने, तब कैसे निकालने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये सिचुएशन दे दी जाए, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये जा रहा है, आपको कह दिया इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। अब यहां दो सिचुएशन है, अगर आपको इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालना है,
क्या निकालना है? रिजल्टेंट। इट मे बी वो ए के साथ भी एंगल बना सकता है, इट मे बी वो बी के साथ भी एंगल बना सकते हैं। अब किसके साथ कब कौन सा एंगल निकलेगा, कौन सा नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल मैं दोनों सिचुएशंस आपको करवा के चलो। मैंने कहा लेट यहां पे कोई एक रिजल्टेंट है, हाँ है ना, ध्यान से समझना, मेन कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मैंने कहा ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। मैंने कहा लेट जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसने ए के साथ अगर मुझे एंगल निकालना है अल्फा, तो ये कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई? तो कैसे करेंगे, देख, ए के साथ एंगल निकालना है, ए के साथ एंगल निकालना है, उससे अपोजिट वेक्टर मतलब बी, बी का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा। तो एक तरह से जो आपका टेंजेंट अल्फा आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इससे अपोजिट वाला मतलब कितना, बी साइन थीटा बाय जिसके साथ एंगल देख रहे हैं, जिसके साथ एंगल देख रहे हैं वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले का कोस कंपोनेंट। यहां तक समझ में आया? मुश्किल है, आसान है, क्लियर है? अच्छा, बाय चांस अगर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है यार भी अगर इसी सिचुएशन के अंदर मुझसे ये वाला एंगल पूछ लेते, लेट दिस एंगल इज गामा, तो ये कैसे निकालते हैं? बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या करना, एक तो तरीका क्या, अल्फा निकाल ले, थीटा माइनस अल्फा, बट वो बैकवास मेथड। बट अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो, भी अल्फा पता ही ना हो, तो कैसे निकालें? कुछ नहीं, गामा निकालने, देख बी के साथ एंगल निकालने हैं, किसके साथ एंगल निकालने बेटा, बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट वाले का साइन थीटा, बी का अपोजिट कौन है, ए, तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा बाय, बी के साथ निकाल रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए कोस थीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, बट समझने का कॉन्सेप्ट जरूर कह सकते हैं। मोर देन 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोर देन 95%, इट इज अ बल्क अमाउंट, जो बेटा आईआईटी की बेसिकली तैयारी कर रहे हो, जिनको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका है, थोड़ा सा बस देखने का नजरिया आपको चेंज करना है, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट में कोई खास दम नहीं है। बट अपने आप में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे टीचरों तक की भी बैंड बजवाने वाला काम करवा देता है कभी कभी, कोई छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक्स होती है, बट नॉट ए बिग इशू। ये यहां तक समझ में आया नहीं यार? क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी चीज और, बाय चांस अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, इसका स्पेशल केस, पहले समझाने का वे एंड देन फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अरे स्पेशल केस में क्या ऐसा नहीं हो सकता, अभी अगर एक वेक्टर यहां ए है, यहां भी कितना है, ए है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इसके बीच में जाएगा, जिसका एंगल कितना होगा, इसके हाफ, मतलब थीटा बाय 2, इधर से भी कितना, थीटा बाय 2। याद है नहीं है? अगर यार एक बात बताओ, एक बंदे को 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन इधर है, दोनों के बीच के थीटा है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो बीच में से जाएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया यार? पॉइंट क्लियर? ईमानदारी से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉइंट कंफर्म। चलिए, अच्छा, स्पेशल केस का एक दूसरा पार्ट, अगर बाय चांस ऐसा भी तो हो सकता है एक वेक्टर छोटा हो एक वेक्टर बड़ा हो, तो आपके माइंड में आइडियली कहां आता है यार? अब खुद सोचो भी, अगर एक बंदा है, ये यहां पे पकड़ रखा है, इसको यहां से खींच रहा हूं 20 न्यूटन से, यहां कोई एक बंदा है उसको मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, सीधी सी बात है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, डजंट मैटर, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वैसे तो एक बात थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये वाला जो बंदा होगा वो 20 न्यूटन के पास जाता जाएगा या 10 के पास जाता जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 20 के पास। तो बेटा जिस साइड आपका हैवी वेक्टर होता है उसी साइड आपका रिजल्टेंट वेक्टर झुक जाता है। ये बात ध्यान देंगे, याद रहेगा नहीं रहेगा? जिस साइड आपका हैवी वेक्टर होता है उसी साइड आपका रिजल्टेंट वेक्टर झुक जाता है। बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान दे लेना। बाय चांस कई बार क्वेश्चनों में कर जाते हैं थोड़ा बहुत माइंड का लेवल चेक करने के लिए, कहते हैं ना बच्चों को कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कुछ न्यूमेरिकल्स में दे देंगे भी 2 वेक्टर इधर दे दिए, 2 वेक्टर इधर दे दिए, उनके वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना बड़ा औखा हो रहा है, एंगल निकालना बड़ा औखा हो रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट से। या कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जैसे हमें पता नहीं होता, जैसे 7 साइन 73 साइन 67, अब ऐसे कैसे निकालने यार? तो वहां पे लॉजिकली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? लॉजिकली भी जो बड़ा वेक्टर है उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट तो ये आपका जानना रहेगा, समझ पा रहे हैं बेटा? एंड एक और कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। किसमें ब्रेक करना? कंपोनेंट्स में। यार ये मैंने आपको पहले बहुत बार करवा चुका हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा।
आपके पास बेटा अगर ये कह देते थे भी कोई एक वेक्टर था ए वेक्टर जिसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ दैट इज मेक्स एन एंगल थीटा, तो आपका बता बेटा ए का इधर कंपोनेंट जाता था कोस थीटा, इधर कंपोनेंट जाता था ए साइन थीटा। सुना नहीं सुना? जिस लाइन के साथ बेटा एंगल बनता है उस साइड हमेशा कंपोनेंट कौन सा टूटता है? कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर कौन सा टूटता है? साइन थीटा। समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? इस कॉन्सेप्ट का हमारे पास ज्यादातर यूज होता है और बहुत आसान वे है। क्या है? बहुत आसान वे। अच्छा, एक दो रिजल्ट इसके बिहाफ पे मैं सिंपल से आपको याद करवा दूं, या समझ लो, सीधी सी बात है। प्रूफ तो है ही हमारे पास, सीधा मेथड में प्रूफ किया। बाई चांस आपको क्वेश्चन में दे देंगे, जैसे यहाँ पे कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पे भी कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, दोनों के बीच में कितना एंगल है यार? 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, दोनों एफ एफ है तो इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कोस 90, कोस 90 0, कोस 90 0, तो क्या बचा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, मतलब 2 एफ स्क्वायर, एफ कहां गया? बाहर, तो इसका सीधा सा आंसर कितना आता है? रूट 2 एफ। ये यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भी अगर एफ एफ को अगर आप 90 डिग्री पे रखते हो, तो एफ और एफ को अगर आप 90 डिग्री पे रखते हो तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? रूट 2 एफ। मुश्किल आसान है, यहां तक कंफर्म। अच्छा, अगर यही सिचुएशन कुछ ऐसी दे दी जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां तक बेटा समझ में आया? तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा जो मेरी पूरी की पूरी +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल तक ये मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, ये सुपर पोजिशन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तरह से ब्रह्मास्त्र है जो आपके हर एक क्वेश्चन को क्लैरिफाई करेगा। तो ये इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे, वो क्या है और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यार जैसा कि भी आप देख के हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं, वो सारा जरूरी भी रहेगा हमारे पास। देखिए बेटा, जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, भी लेट अस कंसीडर वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका एक फेवरेट क्वेश्चन है बुक वालों का, स्कूल वालों का भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा देखते हैं इसको। आपको कह दिया जाता है एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है सच दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंड एवरी कॉर्नर पे कोई एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एक कॉर्नर पे आपको नेट फोर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ कितनी मान ली? ए, है ना। आपको पता बेटा, लेट इसकी नेमिंग दे देता हूं, बट वैसे देखा जाए देने की भी जरूरत नहीं है। ए बी एंड सी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, दैट्स फोर्स ऑन व्हाट? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बट बेसिकली देखा जाए कुछ फोर्स एफ ही तो लग रहे हैं, दोनों सेम है। तो ये फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला कितना है? के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय में सेपरेशन का आर स्क्वायर। ये आपका एफ है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये फोर्स भी एफ लग रहा है और ये वाला फोर्स भी कितना लग रहा है? एफ। तो आपने क्या करना बेटा, इसको थोड़ा सा अलग बना रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ध्यान देना। ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास एक फोर्स इधर लग रहा है, लाइन जॉइनिंग देम आउटवर्ड एफ, दिस इज आल्सो फोर्स एफ, है ना। अब मैं ये फोर्स के नेम नहीं लिखूंगा, आपको खुद पता है भी सी पॉइंट पे किसकी वजह से लगा? ए की वजह से, वो इधर निकाल दिया, बी की वजह से इधर निकाल दिया, क्योंकि प्लस प्लस ने क्या करा? रिपेल। अगर बाई चांस माइनस होता तो वो क्या कर लेता है? अट्रैक्ट, नथिंग। देखो बताओ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब आपको पता है यार, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके, एक तो एंगल निकाल लो, नेट रिजल्टेंट एफ एफ बीच में से जाएगा, मतलब ऊपर से आएगा, ये तो सीधे कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट, अब कितना एंगल है? ये एंगल 60 है, ये एंगल है 60 है, तो यहां से अगर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी कितना होता है बेटा? 60। तो ये एंगल भी कितना है बेटा? 60, है ना। तो इन दोनों के बीच में 180 में से गया, तो ये वाला बीच वाला एंगल भी कितना बचा? 60। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो एक तो वो तरीका, बट वो मेथड थोड़ा सा मैं मना करूंगा। अब एक बात आओ, कंपोनेंट को ब्रेक करना सीखते हैं। आपको पता है एफ ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया थीटा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट गया? एफ को 60। इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? एफ साइन 60। इधर वाले का इधर कंपोनेंट कौन सा गया बेटा? एफ को 60। इधर कौन सा कंपोनेंट गया? एफ साइन 60, है ना। एफ को भूल जाओ क्योंकि एफ को तो ब्रेक कर चुके हैं। यहां कितना? एफ को 60, ये भी कितना है? एफ को 60, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। तो समझ में आया नहीं आया? एफ ने उस लाइन के साथ एंगल बनाया, कंपोनेंट गया कितना? एफ को 60, इधर गया एफ साइन 60। इधर वाले का इधर कंपोनेंट गया एफ को 60, इधर गया एफ साइन 60। एफ को तो भूल जाए, क्यों? क्योंकि उसको तो तोड़ चुके हैं। एफ को सीधा एक दूसरे को क्या करके कैंसिल, क्यों? बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहे हैं, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट? एफ साइन 60 प्लस एफ साइन 60
मतलब 2f sin 60 हो गया नहीं हो गया बेटा? आपको पता है ना क्या? इंकलाब जिंदाबाद, पता है? यस, बढ़िया। तो f की वैल्यू क्या थी बेटा? k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट 60 साइन 60 रूट 3 बाय 2 से 2 कैंसिल, क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दैट्स अ नेट फोर्स, है ना? और कौन सी डायरेक्शन में ना? अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया क्लियर? अरे मुश्किल है, आसान है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए बढ़िया। अब उसने क्या कह दिया बेटा? अगर क्या पता 3 की जगह 4 भी तो दे दे, 3 की जगह क्या दे दे? 4 भी। आपको कह दिया भाई कोई एक स्क्वायर है, क्या कहा? कोई एक स्क्वायर है, जिस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे कोई एक चार्ज रखा है, कितना? प्लस क्यू, इट में बी डिफरेंट, इट में बी डिफरेंट। उसने कहा हर एक की साइड लेंथ कितनी है? ए, जिसकी वजह से एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? नेट फोर्स। अरे खुद सोचो, क्या सोचो? कुछ ना सोचो, मैं ही गिरवा रहा हूं जब, है ना? तो देखो बेटा, सपोज करते सी पॉइंट पे निकालने, ए पे निकालने, बी पे निकालने, जहां मर्जी निकाल लो, अपनी घर की खेती है यार, समझ में आया नहीं आया? तो एक बात बताओ, वैसे फोर्स कितना लगेगा? के क्यू इंटू क्यू बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो मैंने कहा लेट एफ कितना बोल दिया? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना? आया ना? तो एक बार बता, इसकी वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगा? आउटवर्ड, दैट दिस फोर्स इज एफ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? सेपरेशन सेम, चार्जेस भी सेम, तो इसकी वजह से भी फोर्स क्या लगेगा? सेम। लेट इधर। अब इसकी वजह से कहां लगेगा? लाइन जॉइनिंग देम, एंड कहां जाएगा? आउटवर्ड। बट ये होगा कितना? ये होगा कितना? खुद सोच बेटा, ये सेपरेशन ए, ये सेपरेशन भी ए, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस, दिस बिकम रूट टू ए। रूट टू ए फॉर्मूला क्या था यार? अभी पढ़ा था फोर्स पर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना है। के क्या स्क्वायर बाय सेपरेशन कितनी हो गई? ए की जगह रूट टू ए का स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? के क्या स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। आपको पता है के क्या स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है? एफ। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? एफ बाई 2। तो यहां फोर्स कितना लग रहा है? एफ बाई 2। मुश्किल आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखो एफ और एफ जब 90 डिग्री पे हैं, एफ और एफ जब 90 डिग्री पे हैं, तो उसकी वजह से जो ये वाला फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना आएगा? इन दोनों का, इसका और इसका, कितना आएगा? रूट टू एफ। बता के हटाऊं, बीच में आएगा, और कितना आएगा? रूट टू एफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया? रूट टू एफ प्लस एफ। सो नेट फोर्स इज रूट टू एफ प्लस एफ बाई 2। तो कितना हो गया? 2 रूट 2 एफ प्लस 1 बाई 2, नहीं एफ। यही आएगा। क्या आ गया भाई? कॉमन क्या है? रूट 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू एफ। एफ कितना है? के क्या स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट्स फोर्स नेट। मुश्किल है, आसान है, पक्का? पल्ले बड़ा है नहीं पड़ा? पहला ट्रायंगल वाला, दूसरा स्क्वायर वाला। अच्छा, अगर इसी में अगर ऐसी सिचुएशन देते हैं यार, अगर ये कह दिया जाए रेक्टेंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, अलग साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉर्नर पे कितना दे दिया जाए? माइनस क्यू। यहां पे कितना दे दिया जाए? माइनस क्यू। यहां पे दे दिया जाए प्लस 8 क्यू। यहां पे दे दिया जाए प्लस 6 क्यू। साइड लेंथ इसकी कितनी थी? 8, है ना? आपको कह दिया सेंटर पे कोई एक चार्ज रखा है क्यू नोट, ठीक है? इस क्यू नोट पे नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स एट सेंटर पॉइंट को नाम दे दिया O, ठीक है? अब क्या करें? कुछ नहीं है, लंबा चौड़ाई बात था। पहले इन दो का देख ले। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, क्या करेगा? अट्रैक्ट इधर। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट इधर, है ना? तो इसका फोर्स और इसका फोर्स बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। हो गया नहीं हो गया? नहीं, पल्ले पड़ा यार, आ गया। और थोड़ा समझ में आया यार? खुद सोचो, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे देखने का है आपके लिए भी। अगर ये टोटल ये ए है, ये ए है, ये रूट टू ए है, ये क्या है? रूट टू ए। तो जो इसका हाफ पोर्शन होगा वो कितना हो जाएगा? रूट टू ए बाई 2। रूट टू ए बाई 2 मतलब ए बाई रूट 2। कितना हो गया बेटा ये वाला? मतलब ए बाई रूट 2। मुश्किल आसान है, पक्का? तो ये भी ए बाई रूट 2, ये भी ए बाई रूट 2, ये भी ए बाई रूट 2 मानते हैं। बाद में चलो उसको सेपरेशन को रख लेंगे। लेट मैं इसको आर बोल देता हूं, ये नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार बता, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर 8 का फैक्टर है, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर 6 का फैक्टर है, मानते ही नहीं मानते, यहां कितने का फैक्टर है, 8 का, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, मतलब 2 का फोर्स लगेगा कहां, ऊपर की तरफ, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो जो आपका नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, अरे के क्यू, कितना के क्यू, बट कौन सा, कितना क्या होगा, 1 का 2 का, 2 का। एक तरीका है ये 8 क्यू इंटू क्यू नोट माइनस सेपरेशन का स्क्वायर माइनस 6 क्यू के 6 क्यू माइनस क्यू नोट होगा। बट अपना देखो सीधा, यहाँ 8 का फैक्टर है, यहाँ 6 का फैक्टर है, 8 वाला बड़ा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना बचा 2 क्यू इंटू क्यू नोट बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितनी थी यार, a बाय √2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया देखो सीधा, 2k क्यू क्यू नोट बाय a बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, 2 कहां चला गया ऊपर, तो 4k क्यू क्यू नोट बाय a स्क्वायर, दैट्स द नेट फोर्स। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? तो आपके पास इस लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है बेटा, आई थिंक आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक मतलब समझ में आया, यहाँ पे नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते, ठीक है बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना, एंड इसके बिहाफ पे फर्दर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।